हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी विज़न में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम जो आप पसंदीदा टॉपिक है कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत जाती है, तो इस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। और सबसे पहली बात, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है तो 10th 11th और 12th के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब इसमें आप लोगों को समझना है कि ये कार्बनिक रसायन ये होता क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी परिभाषा और इसका जो मूल तत्व है ये किस किस से मिलकर बना होता है, उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी होगी। अब कुछ बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन बहुत ही कठिन लगती है। उसका कारण ये है कि वो क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन नहीं करते, यानी कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, तो उससे इनको समस्याएं हो जाती हैं। तो कुछ टॉपिक समझ में आते हैं और कुछ नहीं आते हैं। तो हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं आपके 12th से संबंधित या 11th से संबंधित, उन सभी को कवर करेंगे और प्रत्येक चैप्टर या टॉपिक की वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे स्टार्ट, जिससे आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ये हाइड्रोकार्बन होता क्या है, ये शब्द हमने कई बार सुना है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, ऐसे सहसंयोजी यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। यानी सहसंयोजी तो आपको पता होगा, अधातु और अधातुओं के बीच में जो यौगिक बनते हैं उनको कहते हैं हम सहसंयोजी यौगिक। अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन से जो यौगिक मिलकर बनते हैं उन्हें कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में ही ये छुपा हुआ है, देखो हाइड्रो यानी क्या है, हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब सी। तो यानी कार्बन और हाइड्रोजन से ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सबसे पहले ये हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन कंप्लीट। इसके बाद देखिए कार्बनिक यौगिक क्या हैं। अब कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन तो हमें पता चल गया क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक। अब इसके बाद उनके व्युत्पन्न क्या है। तो व्युत्पन्न का मतलब है कि जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा उनसे अन्य संबंधित कोई भी यौगिक होगा, जैसे जिसमें क्या आ जाए, नाइट्रोजन भी आ सकता है, ऑक्सीजन भी आ सकता है और हेलोजन भी आ सकता है। एक्स को कहते हैं हम हेलोजन। ठीक है, कुछ बच्चों को पता नहीं होगा ये एक्स क्या है, तो इसके लिए आप लोग लिख लेना, ये होता है हेलोजन। कौन से वर्ग का है, ये वर्ग नंबर 17 या समूह नंबर 17 के जो तत्व होते हैं उनको कहते हैं हम हेलोजन नाम से जानते हैं। इसमें आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब समूह 17 और हेलोजन के नाम से जाने जाते हैं। तो इनको याद रखना, कैपिटल एक्स। कार्बन का आपको पता ही है, हाइड्रोजन का पता है, एन से नाइट्रोजन और ओ से ऑक्सीजन। अब देखिए, तो ये तो इसके हो गए मुख्य तत्व, यानी हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिकों को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब कार्बनिक रसायन किसको कहा जाता है, तो इन्हीं यौगिकों का अगर हम अध्ययन करेंगे, इनका अध्ययन का मतलब जैसे इनके भौतिक गुण या रासायनिक गुण या इनको इसके उपयोगों के बारे में हम पढ़ेंगे या इनका जो अध्ययन करेंगे उसे हम कहेंगे कार्बनिक रसायन। तो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने सहसंयोजी यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन। कार्बनिक यौगिक किसको कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब आपको समझ में आया, हाइड्रोकार्बन तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये इसके व्युत्पन्न होंगे, तो इन्हें कहते हैं हम कार्बनिक यौगिक। अब इसके बाद डेफिनेशन अगर कार्बनिक रसायन की पूछी जाए आपसे, तो कार्बनिक रसायन की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है कि जो हाइड्रोकार्बन और इन्हीं के जो यौगिक होते हैं, इनकी जैसे हम भौतिक गुण या इनके रासायनिक गुण या इनके उपयोगों का जो हम अध्ययन करते हैं, इसी को हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। इनके बारे में जो भी अध्ययन करेंगे कार्बनिक यौगिकों का, वह कहलाएगा कार्बनिक रसायन। तो इस प्रकार से ये डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होती है। अब आपका जैसे एग्जाम्पल ले लें कोई कार्बनिक यौगिक का, तो जैसे हम लिखें CH4, इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। C2H6, इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन है। अगर हम लिखें CH3COOH, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कार्बनिक यौगिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी आ गया। देखिए, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को साफ साफ बता दिया है कि कार्बनिक यौगिकों के लिए किस मुख्य तत्व का उपयोग हम कर सकते हैं। तो कार्बन का उपयोग होता है, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और हेलोजन का उपयोग इसमें किया जाता है। तो यहाँ पर CH3COOH भी एक क्या है, कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं CH3CHO या फिर CH3Cl, इस प्रकार से अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। अब हेलोजन X की जगह पे FCl, BRI, इनमें से कोई भी हेलोजन हम ले सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कार्बन कितने बंध बना सकता है, हाइड्रोजन कितने बंध बना सकता है, नाइट्रोजन कितने बंध बना सकता है, ऑक्सीजन और हेलोजन भी कितने बंध
बना सकता है। तो इसके लिए हमें किसका पता होना चाहिए, सह संयोजकता का पता होना चाहिए, किसकी कितनी संयोजकता है, क्योंकि जितनी सह संयोजकता होगी उतने ही बंध ये बनाएंगे। चलिए तो इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। तो देखिए हम इस प्रकार से एक सारणी तैयार करते हैं और इसमें देखिए यहाँ पर लिखते हैं तत्व अपना कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और X, इन्हीं से हमारे कार्बनिक यौगिक मिलकर बनते हैं। इसके बाद इसमें हम 3 पॉइंट लिखेंगे, लुईस बिंदु संकेत, संयोजकता और बंध। बंध का मतलब कितने बंध इसमें बन सकते हैं, ये हमें कब पता चलेगा, जब हमें इसकी क्या ज्ञात हो, संयोजकता ज्ञात हो, और लुईस बिंदु संकेत ज्ञात होंगे तो हम इसकी संयोजकता भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन के पास बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम वर्ग नंबर कौन सा है, समूह नंबर 14 का है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो लुईस संकेत बनाएंगे या लुईस बिंदु संकेत बनाएंगे तो इसके पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो इनको हम बिंदुओं के द्वारा दर्शा देते हैं। इसके बाद आपका हाइड्रोजन वर्ग 1 का है, इसके पास एक ही बिंदु होता है यानी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद नाइट्रोजन है वर्ग नंबर 15 या समूह 15 का, तो इसके पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो यहाँ पर हम 1 2 3 और ये 4, एक और बचा, तो यानी यहाँ से इसका युग्मन यानी जोड़ा बनना स्टार्ट हो जाएगा। पहले सभी जगह 1 रखते हैं चारों दिशाओं की ओर, फिर यहाँ से युग्मन प्रारंभ हो जाता है। ऑक्सीजन ये वर्ग 16 का है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, तो 1 2 3 ये 4 और ये 5 और इस प्रकार से एक यहाँ पर रख देंगे तो टोटल 6 हो जाएंगे। हैलोजन ये वर्ग नंबर 17 के होते हैं या समूह 17 के, तो इनके पास 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे किसी के लिए भी हम देख सकते हैं X के लिए, तो यहाँ पर हमने लिख लिया X, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पर बना लेंगे तो 7, केवल यहाँ पर इसका जोड़ा नहीं बना। अब देखिए ये तो बना ली हमने लुईस बिंदु संकेत। लुईस बिंदु संकेत का मतलब होता है कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बिंदुओं के द्वारा यदि दर्शा देंगे तो ये हो जाएगा आपका लुईस बिंदु संकेत। अगर आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन याद होंगे तो आसानी से आप इनकी संरचनाएं या लुईस बिंदु संकेत बना सकते हैं। अब इससे हमें क्या पता चलेगा, संयोजकता। संयोजकता क्या होती है, संयोजकता होती है कि ये कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर सकता है। तो देखिए इसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये और सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर सकता है। इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये केवल एक बंध बनाएगा यानी 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर सकता है। ये 1 2 3 बंध बनाएगा, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो क्या हैं, अयुग्मित हैं यानी जिनका जोड़ा नहीं बना है। इसके पास ये साझे में जा सकता है और ये भी साझा बंध बना सकता है, तो ये 2 बंध ये बना सकता है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, सिंगल 1, क्योंकि ये तो क्या है, पहले से ही बंधित युग्म है यानी इनका जोड़ा बन चुका है। तो ये साझा कौन करेगा, जो अकेला इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो जो अकेला होगा वही साझा करेगा। जिनका जोड़ा पहले से बना हुआ है तो वो तो क्या हो जाएंगे, पहले से स्थायी हैं, बोले हम तो वही जोड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा जोड़ा तो पहले से बना हुआ है। तो देखिए यहाँ से अब हम यहाँ से लिखेंगे संयोजकता। इसके पास कितने 1 2 3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, 4 यहाँ पर बनाएगा संयोजकता यानी 4 बंध बना सकता, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 4। हाइड्रोजन की संयोजकता हो जाएगी 1। इसके बाद नाइट्रोजन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो बेचारे क्या हैं, सिंगल हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है किसी के साथ, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन के पास 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। जबकि हैलोजन यानी वर्ग 17 के पास केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है जो साझा कर सकता है। ये तो हो गई संयोजकता अपने पास। अब इसके बाद बंध देखिए, जितनी संयोजकता होगी उतने ही क्या बनाएगा, बंध। तो इस प्रकार से देखिए कार्बन में अगर इस प्रकार से 4 बिंदु हैं यहाँ पर, तो ये 4 संयोजकता है, तो इस प्रकार से 1 2 और 3 और ये 4 कितने बंध बना सकता है, 4। अब यहाँ पर देखिए 4 बंध ये इस प्रकार से बना सकता है या फिर C डबल बॉन्ड, यानी इसको टोटल 4 बंध बनाने हैं तो कई प्रकार से बना सकता, कहीं डबल हो जाएगा कहीं ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन कुल हमेशा कितने बंध होंगे, 4 हो जाएंगे इसमें। हाइड्रोजन के पास देखिए 1 है, तो यहाँ पर ये कितने बंध बनाएगा, केवल 1 ही बंध बना सकता है। इसके बाद नाइट्रोजन में देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर तो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और साझे में कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले सकता है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला भी और ये वाला भी। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन कितने बंध बनाएगा, 3 बंध बना सकता है। इसके बाद आते हैं ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन में देखिए यहाँ से एक ये वाला भी बंध बना सकता है और एक ये वाला भी साझा कर सकता है। इसी प्रकार से हेलोजन के लिए देखें, हेलोजन के लिए हम किसी के लिए भी देख सकते हैं, FCl हमने जैसे एग्जाम्पल में ले लिया Cl यानी क्लोरीन। इसके पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, तो ये तो सब क्या हैं, जोड़े के रूप में होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन है जो बेचारा सिंगल है, तो ये क्या कर सकता है, साझा कर सकता है, तो केवल कितना बंध बनाएगा, 1।
तो अब इनको याद रखना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ लोगों को यही पता नहीं चलता है कि सर कहीं ऑक्सीजन 2 बंद बना लिए, कार्बन 4 बना रहा है, हाइड्रोजन 1 बंद बना रहा है, नाइट्रोजन 3 बंद बना रहा है और हेलोजन 1 बंद बनाता है। तो इसका कारण है सबका, ठीक है, कि जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा उतने ही सहसंयोजी बंध का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि कार्बन में बंधों की संख्या 4 होगी, यानी ये हमेशा 4 बंध बनाएगा। हाइड्रोजन हमेशा 1 बंध बनाएगा, यानी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन हमेशा 1, 2, 3 बंध बनाएगा। और इसके बाद ऑक्सीजन हमेशा 1, 2 बंध बना पाएगा। इसके बाद अब ये डबल भी साथ में हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर कितने होंगे? 2 ही होंगे। अब अलग अलग भी हो सकते हैं या साथ में भी हो सकते हैं। हेलोजन के लिए देखिए यहाँ पर जैसे हमने Cl लिखा, तो यहाँ पर देखिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, बाकी सबका जोड़ा पहले से बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमने पता लगा लिया कि कौन तत्व कितने बंध बनाएगा। अब इन्हीं तत्वों का उपयोग होता है कार्बनिक रसायन के अंदर। जो भी पूरी कार्बनिक रसायन है इन्हीं तत्वों से मिलकर बनी हुई है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, यानी समूह 17 FCl, Br, I इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब जैसे केमिस्ट्री के अंदर कार्बन की संख्या और मूल शब्द, इनको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत भी यहीं से होती है। अगर हमें ये याद रहेंगे तो इसके बाद आपके जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, उन श्रेणी के अंत में एन, इन, आयन बस लगाने की ज़रूरत रहती है। बाकी हमें मूल शब्द भी अच्छे से याद होना चाहिए कि किस कार्बन की संख्या को हम क्या नाम देते हैं। तो ये मूल शब्द लिखना है। जैसे कार्बन की संख्या 1 है, इसका मतलब C1, तो इसके लिए हम क्या नाम लिखते हैं? मैथ लिखा जाता है, ये इसका मूल शब्द होता है। अब एल्केन का होगा तो एन लगा देंगे तो मैथेन हो जाएगा, एल्किन का होगा तो मैथीन हो जाएगा और एल्काइन का होगा तो मैथाइन हो जाएगा। तो 1 कार्बन के लिए मैथ C2, 2 कार्बन के लिए लिखा जाता है एथ। इसी प्रकार से 3 कार्बन यानी C3 के लिए लिखेंगे प्रोप, 4 कार्बन यानी C4, 4 कार्बन होंगे तो इसके लिए मूल शब्द लिखा जाएगा ब्यूट। इसी प्रकार से C5 यानी 5 कार्बन होंगे तो हम लिखेंगे पेंट। 6 कार्बन यानी C6 के लिए लिखा जाएगा हेक्स, तो यहाँ से हमने लिख लिया हेक्स। इसके बाद आप लिखेंगे C7, इसके लिए लिखा जाता है हेप्ट, तो यहाँ से हेप्ट नोट कर लीजिए। C8 इसके लिए लिखा जाएगा ऑक्ट, तो यहाँ से हम लिख लेंगे ऑक्ट। C9 ये होता है नॉन, NON यानी नॉन। इसके बाद C10 ये होता है आपका डेक। तो ये आपके 1 से 10 तक हो गए हैं मूल शब्द और कार्बनों की संख्या। 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। तो इस प्रकार से हम इनको याद रख सकते हैं। ये याद रखेंगे तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये सब कुछ हमें आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि ये मूल शब्द है, शुरुआत भी यहीं से होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हाइड्रोकार्बन, जैसे हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं तो उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और उनके बारे में, उनकी जो 3 श्रेणियां होती हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, उनके बारे में हम समझेंगे। इनके सूत्र हैं और इनका जो बंध है सिंगल, डबल, ट्रिपल, और इनके नाम क्या क्या होते हैं। चलिए देखें। चलिए तो देखते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब जैसे हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन के कितने हिस्से होते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 3 प्रकार के यौगिक बनाते हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर। जैसे देखिए एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन, यानी हाइड्रोकार्बन 3 टाइप्स का होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब इनका सामान्य सूत्र हमें लिखना है और इसका जो बंध होगा सिंगल, डबल या ट्रिपल, किस प्रकार का इनमें बंध पाया जाता है। साथ में यहाँ लिखेंगे अनुलग्न। तो ये सभी चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। अनुलग्न का मतलब है कि अंत में इनका नाम क्या आता है। तो देखिए एल्केन का सूत्र हो जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे CnH2n+2। इसके बाद एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। इसके बाद एल्काइन का सूत्र हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों के सूत्र हो गए सामान्य सूत्र। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है। सामान्य सूत्र एल्केन के लिए CnH2n+2 का मतलब है, अगर कार्बन n लिए जाएँ तो हाइड्रोजन 2n+2 का मतलब 2 अधिक और 2 का गुणा हुआ n से, तो इसका मतलब होता है दोगुना। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन कार्बन से दोगुने से 2 अधिक होंगे, इसमें दोगुने से 2 अधिक होंगे हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? दोगुने, क्योंकि अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन 2n हो जाएंगे। एल्काइन में देखिए CnH2n-2, इसका मतलब है कि दोगुने से 2 कम। तो इस प्रकार से हमें तीनों के फॉर्मूले याद रखने हैं, यानी सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, यानी दोगुने से 2 अधिक, दोगुना और दोगुने से 2 कम। इस प्रकार से हमें इनको आसानी से याद रखना है। दोगुने से 2 अधिक, दोगुने से दोगुना
और इसमें दोगुने से 2 कम। तो इस प्रकार से हमें इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखना है। बंध की प्रकृति देखिए कैसा, सिंगल, डबल, ट्रिपल बंध किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो एल्केन में जो बंध होते हैं सभी सिंगल बंध होते हैं। एल्कीन में कम से कम एक द्विबंध होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एल्काइन में यहाँ पर होता है त्रिबंध, कम से कम एक। इसके बाद अनुलग्न का मतलब है कि अंत में क्या लिखा जाता है इनके नाम के अंत में। तो यहाँ लिखा जाता है एन, ए एन ई, इसमें ईन लिखा जाता है ई एन ई, और इसमें लिखा जाता है वाई एन ई, आयन। तो एन, ईन, आयन ये आपका अनुलग्न है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए। तो इनको भी हमें याद रखना है। तो सामान्य सूत्र बंध अनुलग्न, ठीक है। दोगुने से 2 अधिक, दोगुना और दोगुने से 2 कम, सिंगल, डबल, ट्रिपल बंध एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के लिए अनुलग्न एन, ईन, आयन, इसका जो अंत में है एन, ईन, आयन, इस प्रकार से ये अनुलग्न होता है। अब चलिए देखिए यहाँ पर अगर हम कार्बन 1 ले लेते हैं तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो C1 और H कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 और प्लस 2 ये आ जाएगा आपका 4। इसमें जैसे ही हम मान रखेंगे n का 1 तो C1H4, यानी इसको हम लिख सकते हैं CH4, इसका नाम होता है। अब इसके लिए देखिए मूल शब्द आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो मूल शब्द याद होंगे तो जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि मूल शब्द क्या होता है। तो CH4 का नाम हो जाएगा मैथ, तो हम लिखते ही लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख लिया मैथ। अब अंत में इसकी क्या लगता है एन, तो इसका नाम हो जाता है मैथेन, तो इसका नाम हो गया मैथेन। इसके बाद देखिए यहाँ पर एन का मान कितना रखेंगे हम 1, तो ये जाएगा C1 और H कितना हो जाएगा 2 का गुणा 1 से तो CH2 आ गया। अब CH2 का नाम, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो कार्बन के कितने बंध होंगे 4, इस प्रकार से होगा CH, यहाँ पर भी H और इस प्रकार से भी H और इस प्रकार से भी H। तो टोटल कितने 1 2 3 4, 4 बंध हो गए। और हमने लिखा था कि संयोजकता भी कितनी होती है 4, और कार्बन 4 बंध बनाता है। यहाँ पर देखिए CH2 की संरचना CH और H इस प्रकार से है। ये कितने बंध बना रहा है 2, तो यानी ये कैसा है अस्थाई है, यानी ये हाइड्रोकार्बन स्थायी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें कितने बंध होने चाहिए कार्बन के पास संयोजकता पूर्ण करने के लिए 4 बंध होने चाहिए, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसके बाद यहाँ से देखेंगे 1 रखेंगे तो C1 और H2N, यानी 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 माइनस 2, यानी हाइड्रोजन आ जाएगा 2 माइनस 2 यानी 0, तो ये आ गया C। कार्बन बस है, यानी खाली कार्बन है, तो यानी हाइड्रोकार्बन नहीं है। जबकि बंध कितने होने चाहिए थे 4, तो ये भी हाइड्रोकार्बन स्थायी नहीं होता है, केवल कार्बन होता है। इसी प्रकार से आगे देखिए, ये तो हो गया आपका पहला मैथेन, और ये पाया नहीं जाता और ये भी नहीं पाया जाता। अब रखेंगे N का मान 2, यानी कार्बन C2 हो जाएगा, और H का यहाँ पर दोगुने से 2 अधिक करके देखेंगे कितना होता है। तीनों के लिए हम वैसे ही आगे मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं आगे। रखनी है यहाँ पर 2, तो अब फॉर्मूला है जैसे अपने पास CnH2n+2, इसमें 2 रखेंगे जैसे, तो ये जाएगा आपका C2 हो जाएगा, और H यानी दोगुने से 2 अधिक, तो 2 का दोगुना कितना हो जाएगा 4, और 2 अधिक करेंगे तो ये आएगा C2H6। इसका नाम क्या आ जाएगा, जैसे 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं एथ, और अंत में एन आता है इसके, तो नाम क्या हो जाएगा एथेन। तो इस प्रकार से अनुलग्न जो हमने एन लिखा है वही अंत में आएगा, तो एथेन। अब इसमें देखेंगे जैसे इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, तो इसके लिए दोगुना कर देते हैं अपन। तो देखिए अगर हमने कार्बन 2 लिए तो हाइड्रोजन आपका हो जाएगा 4, तो C2H4। तो इसका नाम क्या जाएगा आपका, 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं एथ, लेकिन अंत में क्या आता है इसका अनुलग्न इन, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन, इसका नाम हो जाएगा एथीन। इसके बाद यहाँ से देखिए C2, और इसमें से हमें दोगुने से 2 कम, तो 2 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और उसमें से 2 कम करेंगे 4 में से तो कितना बचेगा 2, तो C2H2। दोगुने से 2 कम किया तो C2H2 आ गया। इसका नाम 2 कार्बन के लिए एथ और आयन आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। तो इस प्रकार से ये 2 कार्बन के लिए हो गया एथेन, एथीन, एथाइन। इसके बाद आगे देखिए C3 अगर ले लें तो 3 का दोगुना कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8, तो C3H8। 3 के लिए क्या बोलते हैं अपन प्रोप, लेकिन एन आएगा अनुलग्न, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। सभी में अंत में क्या लगता है एन, तो प्रोपेन हो जाएगा। यहाँ से इसका हो जाएगा C3H6, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन की तुलना में दोगुने होते हैं इसमें, तो इसका नाम हो जाएगा ईन आता अंत में, तो इसका हो जाएगा प्रोपीन। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे प्रोपीन C3H6। इसके बाद C3, 3 का दोगुना कितना हो जाएगा 6 में से 2 कम किया तो कितना बचेगा 4, तो C3H4 का नाम हो जाएगा। अब इसमें अंत में आता है आयन, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपाइन, ठीक है, क्योंकि अनुलग्न हमने क्या लिखा था एन इन आयन, इसमें आयन आता है तो आयन लिख लिया। इसके बाद और आगे आप देखेंगे C4 के लिए, तो यहाँ से देखा C4, 4 का दोगुना कितना 8, 8 और 2 यानी 2 अधिक तो 10 हो जाएगा। अब 4 के लिए क्या बोलते हैं ब्यूट, लेकिन अंत में एन आएगा तो आपका हो जाएगा ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन।
इसी प्रकार यहाँ से C4, अब यहाँ तो दोगुना करना है तो ये हो जाएगा H8, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, ईन आता है तो ब्यूटीन हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और अंत में ईन आता है तो ब्यूटीन। इसी प्रकार यहाँ से देखिए C4, अब 4 का दोगुना कितना 8, 8 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा 6, तो यह जाएगा आपका ब्यूटाइन। तो यहाँ से हमने लिख लिया ब्यूटाइन, क्योंकि इसका अनुलग्न होता है आयन। इसके बाद आगे देखिए C4 हो गया, इसके बाद आप लेंगे कार्बन 5 लेंगे तो यहाँ दोगुने से 2 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 2 हो जाएगा आपका 12। तो C5H12 के लिए आपका नाम क्या आएगा, तो यहाँ से हम देखते हैं 5 के लिए क्या लिखवाया है, पेंट, और अंत में एन आएगा तो इसका नाम हो जाएगा आपका पेंटेन। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया पेंटेन। यहाँ से C5, 5 का दोगुना कितना होता है 10, तो H कितना आ जाएगा 10, इसका नाम क्या होगा, ईन आएगा तो इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। तो यहाँ से हमने लिख लिया पेंटीन। इसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पर C5 कार्बन 5 का दोगुना 10, 10 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा 8, तो C5H8, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से पेंटाइन, क्योंकि अंत में क्या लगता है आयन। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया पेंटाइन। 5 तक हो गया। इसके बाद लिखेंगे छठवां, यानी C6 लिखा, और 6 दूनी 12 और 2 हो जाएगा आपका 14, क्योंकि दोगुने से 2 अधिक करना है। 6 के लिए क्या लिखते हैं हेक्स, अंत में एन आएगा तो क्या हो जाएगा हेक्सेन हो जाएगा, क्योंकि अंत में क्या लिखना है एन। यहाँ पर C6 और दोगुना करना है तो 6 दूनी 12, तो अब यहाँ से इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्सीन, यानी ईन आता है अंत में तो इसका नाम हो गया हेक्सीन। इसी प्रकार यहाँ से देखिए C6 दोगुने से 2 कम, यानी 6 दूनी 12 में से 2 कम करेंगे तो कितने बचेंगे 10, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से हेक्साइन, क्योंकि अंत में क्या लगना है आयन। तो ये यहाँ तक 6 तक हमने कर लिए। अब इसके बाद 7वां देखिए आप, अगर कार्बन 7 ले लें तो C7H कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 यहाँ से प्लस में करेंगे तो 16 हो जाएगा, क्योंकि दोगुने से 2 अधिक। 7 के लिए क्या लिखेंगे हेप्ट, लेकिन एन आएगा तो ये इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। इसी प्रकार से यहाँ से आ जाएगा C7H, अब 7 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और यहाँ से आ जाएगा हेप्टीन, क्योंकि अंत में ईन आना है तो ये हो गया आपका हेप्टीन। इसी प्रकार से यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा C7, 7 का दोगुना कितना 14, 14 में से 2 कम किया तो कितना बचेगा 12, इसका नाम हो जाएगा आपका हेप्टाइन। तो इस प्रकार से ये कहाँ तक कंप्लीट हो गए 7 तक। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद देखेंगे हम 8वां, जैसे 7 तक कंप्लीट कर चुके तो यहाँ से हम लिखेंगे C8, और इसके बाद देखिए 8 का दोगुना करेंगे तो 8 दूनी 16 और 2 अधिक करना है तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 2 18। नाम 8 के लिए क्या लिखवाया है ऑक्ट, और अंत में एन आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा ऑक्टेन, क्योंकि अंत में क्या आना है एन। तो ये हो गया आपका ऑक्टेन। यहाँ से C8 यानी कार्बन 8 हो गए, दोगुना करना है क्योंकि फॉर्मूले में दोगुना है, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 16, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ऑक्टीन, क्योंकि अंत में क्या आता है इन, तो इसका नाम हमने लिख लिया ऑक्टीन। इसके बाद यहाँ से देखिए दोगुने से 2 कम करेंगे तो C8, 8 दूनी 16, 16 में से 2 कम करिए तो यहाँ पर कितना आएगा 14, इसका नाम क्या हो जाएगा ऑक्टाइन। तो यहाँ से लिख लिया ऑक्टाइन, क्योंकि अंत में क्या आता है आयन। इसके बाद 8 तक होगा। इसके बाद 9वां देखेंगे C9, 9 का दोगुना कितना 18, 18 और 2 हो जाएगा आपका 20, तो ये आ जाएगा आपका। अब इसके लिए क्या लिखा है नॉनेन, अब देखिए तो ये लिख लिया नॉनेन, क्योंकि अंत में क्या आना है एन। और यहाँ से C9 और 9 का दोगुना कितना हो जाएगा 18, तो H18 यानी 18, कार्बन 9 है और हाइड्रोजन 18। नाम क्या आएगा, अब नॉन तो लिखते हैं ईन आएगा तो इसका नाम हो जाएगा नोनीन। इसके बाद यहाँ से देखिए C9, कार्बन 9 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके पास 9 दूनी 18, 18 में से 2 कम किए तो 16, तो ये आ जाएगा आपका 9 तो यहाँ से लिख लिया 9, क्योंकि अंत में क्या आता है आयन। इसके बाद 10 के लिए और देखिए तो C10H22, 10 दूनी 20 और 2 22, इसके लिए क्या लिखेंगे एन, तो डेकेन लगा के लिखेंगे। डेक होता 10 के लिए और एन आ जाएगा तो डेकेन। इसी प्रकार यहाँ से C10H कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 यानी दोगुना, तो ये जाएगा आपका यहाँ से डेकीन। इसके बाद यहाँ से एल्काइन में C10 और हाइड्रोजन दोगुने से 2 कम, तो 20 में से 2 कम करेंगे, 10 दूनी 20 में से 2 कम किया तो 18, ये हो जाएगा आपका डेकाइन। तो एन इन आयन, ठीक है, एल्केन एल्किन एल्काइन। सूत्र याद रहेंगे तो और आसानी से आपसे ये बन जाएंगे। और मूल शब्द कितनी कार्बन की संख्या के लिए क्या नाम लिखा जाता है, जैसे C1 के लिए क्या लिखते हैं अपन मैथ, फिर इसके बाद 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक्स, 7 के लिए
हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। अब बस एन, इन और आयन इस प्रकार से आपको इसमें लगाते जाना है। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से बना सकते हैं सारणी को। अब इसकी संरचनाएं भी हम कई प्रकार से बनाते हैं, और सिंगल, डबल और ट्रिपल बंद बनाकर की संरचनाएं भी बना सकते हैं। ये तो हमने सामान्य सूत्र लिख लिए हैं, तो इनको आप याद कर लेंगे तो आप जैसे आगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूले आएंगे कई जगह पे, तो हमको पता रहेगा कि ऑक्टेन क्या है, नॉनेन क्या है, या फिर मैथेन, एथेन, प्रोपेन, इस प्रकार से पता रहेगा कि किसको क्या कहेंगे। और इसी के बाद हम इसके IUPAC नाम भी बना पाएंगे अगर आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर हमें ये याद नहीं है तो IUPAC नाम भी हम नहीं बना पाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते इसके अलावा, क्योंकि हर जगह यही दिखेंगे हमें कार्बन और हाइड्रोजन, क्योंकि जो भी कार्बनिक रसायन है वो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों से मिलकर बने हुए हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है इसकी, जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। और इसमें एक बात और याद रखना आप लोग, तो यहाँ से देखिए जैसे 8, 9, 8 से कितना हो गया कार्बन 9, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 18 से कितना हो गया 20, 9 से कितना हुआ 10, और 20 से कितना हो गया 22। तो ये एक ही श्रेणी के तत्व हैं। तो इसमें देखिए कार्बन 1 बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन कितने बढ़ रहे हैं 2, क्योंकि 18 से 20 हो गया और 20 से 22 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके 2 क्रमागत सदस्यों में कितने का अंतर है, CH2 का अंतर होता है। अगर अणुभार की दृष्टि से कहें तो कार्बन का कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का यानी होता है अपना 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, तो 12 2 कितना, अणुभार की दृष्टि से 14 का अंतर, और सूत्र की दृष्टि से CH2 का अंतर होता है। इसी प्रकार इसमें देखें 8 के बाद 9, 16 के बाद 18, 9 के बाद 10, 18 के बाद 20, यानी अगर कार्बन 1 बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन 2 बढ़ रहा है। इसमें भी कितने का होता है, पूरी श्रेणी में CH2 का अंतर होता है, या हम कहें कि अणुभार या परमाणु भार 14 का अंतर हो सकता है। इसी प्रकार इसके लिए होता है, ठीक है, सभी में वैसे ही होता है किसी भी श्रेणी के लिए। ये तो एल्केन, एल्किन और एल्काइन के लिए तीनों में एक जैसा होगा, और अणुभार 14 का अंतर होगा, या फिर CH2 का अंतर होगा 2 क्रमागत सदस्यों में, चाहे एल्केन की बात करें, चाहे एल्किन की बात करें, या फिर हम एल्काइन की बात करें। तो देखिए इस प्रकार से आप इस सारणी को याद कर लेंगे। अगला जो इसके बाद हम अगला वीडियो आएगा आपका, तो उसको इसके बाद हम जो क्वेश्चन बनेंगे इसके जो संरचना वाले, उसको आगे हम करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दें। और आगे की वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि जितने भी कार्बनिक रसायन के जितने भी टॉपिक या चैप्टर हैं उन सभी को हम कंप्लीट करने वाले हैं 11th 12th के अंदर। थैंक यू।